हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी कि स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता आपके एनसीईआरटी का और 12th बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है। हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका डिफरेंट प्रॉब्लम क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट जिन पर आपके बोर्ड एग्जाम या सीयूईटी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। इसके सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस के पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स सीयूटी और आपके बोर्ड पीआईक्यू के। इसके बाद जो थर्ड सेशन होगा उसमें ठीक जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बोर्ड के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स लिए हैं, वैसे इस चैप्टर में भी हम बोर्ड के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। तो फटाफट मेरे सारे वारिस आ जाएं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ टॉपिक्स कौन कौन से हैं, लेक्चर का फ्लो क्या होने वाला है, तो फ्लो का सेम सीक्वेंस है बेटा। अगर मैं तुम्हें कहूं कि आज का गोल क्या है बेटा, आज का गोल क्या है, टुडेज गोल, तो बेटा आज के क्लास का गोल है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। मतलब बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब बेटा आज की क्लास का मेन टॉपिक है आपका स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ये चैप्टर है बाबू, ये आपका चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, आज की क्लास का टॉपिक क्या है, तो बेटा आज की क्लास का टॉपिक केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, केवल स्थिर वैद्युत विभव है। जो धारिता वाला पार्ट है इसको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें लेक्चर फ्लो क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लेक्चर फ्लो का सीक्वेंस होगा बेटा, मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इसे कहेंगे बेटा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा फर्स्ट है बाबू। सेकंड फ्लो में अगर मैं आऊं तो उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका कुछ केस भी सिखाएंगे आपको, पर सारा फ्लो नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो जो मेन टॉपिक्स हैं जहां जहां स्टॉपेज है उनको लिख रहा हूं मैं। तो सेकंड पार्ट होगा बाबू जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव। इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं बाबू क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड देयर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा और इसके वजह से पोटेंशियल, मतलब विद्युत द्विध्रुव तथा इनके कारण बाबू क्या होगा, विभव। विद्युत द्विध्रुव तथा इनके कारण विभव। अगला है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा। हाँ बेटा, विद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इसके अलावा नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बाबू कुछ PYQs और DPYQs, है ना। मेरे सारे बच्चों को पता है, शिवराम के सारे वॉरियर्स ये जानते हैं PYQs स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड DPYQs का मतलब है डेराइव्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में बन सकते हैं, ये वाला हम
डी PYQs यानी डेराइव्ड PYQs के नाम से करने वाले हैं इस सेशन को। ठीक है बेटा, तो चलो बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर फ्लो। और सबसे पहला टॉपिक है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कहा जाएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा हम इसको क्या बोलने वाले हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा भाई, इसको डिफाइन कैसे किया जाए? तो बाबू सारे बच्चों को पता है कि अगर आपके पास ऐसा हुआ कि कोई चार्ज है, बाबू समझना प्लीज ध्यान से, डेफिनेशन जो लिखा है वो तो समझ ही जाओगे यार, डेफिनेशन जो लिखा है वो तो समझ ही जाओगे, पर रियल है तुम्हें कुछ फील करवाया जाए। एक बार फील कर लेगा फिर भूलना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। अब समझना, मैंने कहा बेटा कि मान लो आपके पास कोई ऐसे चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा बेटा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये बात मेरे सारे बच्चों को पता है, आपने पढ़ लिया है फर्स्ट लेक्चर में। तो कोई भी अगर रुका हुआ चार्ज है बेटा, तो यह अपने चारों ओर कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लो बाबू यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। अब अगर मैं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उठा करके इस पॉइंट P तक लाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर क्या देगा, रिपल्सन देगा। और रिपल्सन के बावजूद भी मैं लेके आ रहा हूं, यानी मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। और ऐसा करने में जो काम करना पड़ेगा, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। किस लिए बाबू, इन ब्रिंगिंग, लाने में क्यू चार्ज, लाने में, किसको लाना है बेटा, लाने में क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी आवेश को लाने में बाह्य कारक द्वारा जो कार्य किया जाता है, इसी कार्य को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चा, यानी इसी को हमें डिफाइन कर दिया है क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कन्फिगरेशन, यानी किसी भी अन्य आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश की स्थितिज ऊर्जा अनंत से उस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के दिए गए पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। हिंदी वाले बच्चे डेफिनेशन पर ध्यान देंगे, क्या करेंगे बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग any charge from infinite to given point in electric field। ठीक है, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर यहां पर चार्ज तुम्हारा प्लस क्यू है और स्मॉल r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, इसको डिफाइन करते हैं K कैपिटल Q स्मॉल q बटा में क्या होगा R। अब बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछता है, CUET में डेरिवेशन नहीं पूछता है। अब चूंकि हमारा ये सेशन बोर्ड और CUET दोनों के लिए है, तो मैं चाहूंगा इसको ड्राइव कर देते हैं, फटाफट और ड्राइव करते हैं बेटा। क्या होगा सुनना बाबू, तो मैंने कहा एक चार्ज तुम्हारा ऐसे कैपिटल Q है, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है। इनफाइनाइट से बेटा मैं किसी चार्ज को उठाकर कहां ला रहा हूं, इस पॉइंट तक, ठीक है ना। इनफाइनाइट से चार्ज को मैं यहां ला रहा हूं।
ऐसा करने में बाबू क्या होगा कि जो प्लस वाला चार्ज है बेटा प्लस क्यू, ये इस वाले चार्ज पर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा बेटा इलेक्ट्रिक वाला? सर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो अगर Q चार्ज ने बाहर फोर्स लगाया और मैं लाना चाहता हूं तो मुझे इस फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना एक्सटर्नल आउटवर्ड है उतना ही इंटरनल। तो मैंने कहा इसमें इंटरनल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कौन सा फोर्स है? जो हमने लगाया है, तो इसे कहा जाए एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? जितना की रिपल्सन है। देखो अगर 10 न्यूटन का रिपल्सन मिल रहा है और मैं इसको आगे चलाना चाहता हूं, मतलब मुझे इसके अपोजिट में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सर 10 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा। क्या ही बात कर रहे हो? चलो भाई तो कहा है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो ये होगा वर्क डन इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल और इंटू डी आर। याद करिए वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, कहते हैं कहां से कहां तक लाए बेटा? इनफाइनाइट से कहां तक का? आर तक का। तो जहां से शुरू किए थे उसे कहा जाएगा लोअर लिमिट और जहां पर खत्म करोगे बेटा उसे कहा जाएगा अपर लिमिट। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो एफ एक्सटर्नल कितना है? माइनस एफ ई। तो माइनस एफ इलेक्ट्रिक वाला फोर्स कितना? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा क्या होगा? आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा बेटा ये होगा इनफाइनाइट से आर तक। जहां पर लिखा है एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल कितना लिखा है बेटा? माइनस में इतना, तो माइनस को आगे बढ़ाओ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा आर स्क्वायर डी आर। बेटा मेरा कांस्टेंट को बाहर निकाल दे बच्चा, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाहर मिला, इनफाइनाइट से आर तक 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। अब ये माइनस लगा रहेगा। मैंने अपने सारे हीरो को बताया है कि 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस में 1 बाई आर होता है। ये बात श्री राम के सारे बच्चे जानते हैं। तब बेटा देख क्या होगा जवाब? माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1 बटा आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा? माइनस 1 बटा आर। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा माइनस 1 बटा आर। लिमिट कहां से कहां तक का बच्चा? इनफाइनाइट से आर तक का। तो माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, एक बार अपर लिमिट रखना तो माइनस 1 बटा आर। माइनस लगाओ, अब एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस। लोअर लिमिट रखो बेटा तो कितना होगा लोअर लिमिट? 1 बाई इनफाइनाइट। तो 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी बन जा रही है बच्चा? 0 बन जा रही है। तो जवाब कितना होगा? जवाब होगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और ये कितना लिखा है बेटा? माइनस 1 बटा आर। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। यानी वर्क डन तुम्हारा कितना मिलेगा बाबू? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा आर। तो ये तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया वर्क डन के लिए। और जो तुम्हारा वर्क डन है बेटा यही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी बच्चे को मेरे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या मिल जाएगा बेटा? सर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और पूरे के बटा क्या होगा बाबू? आर। सही है। यू जो है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1 बटा आर के। तो अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो तो यू और आर के बीच का ग्राफ भी तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और जब डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पक्की बात है। तो इतनी बात मेरे सारे वॉरियर्स को क्लियर है। अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चा, कुछ और आगे। तो आगे बढ़ने पर तुम क्या पाओगे बाबू? कुछ खास बातें याद रखना है। क्या कि इफ टू, बाबू समझना, ध्यान दे बच्चा, कह रहा है कि इफ टू चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। यानी बाबू ये कह रहा है कि यदि दो समान आवेश पास लाए जाएं, यदि दो समान आवेश पास लाए जाएं तो क्या होगा? अगर दो समान आवेश बेटा पास लाए जाएंगे तो इस प्रक्रिया में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अगला क्या कह रहा है बाबू? दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि दो विपरीत आवेश, हाँ बेटा, यदि दो विपरीत आवेश पास लाए जाएं, यदि दो विपरीत आवेश पास लाए जाएं तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो अगर बाबू समान आवेश पास लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर विपरीत आवेश पास लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्यों? अगर अपोजिट चार्ज हैं तो Q1 की वैल्यू पॉजिटिव, Q2 की वैल्यू निगेटिव, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो फार्मूला बनेगा U बराबर माइनस K Q1 Q2 बटा R, है ना, माइनस में है। R की वैल्यू अगर घटेगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ेगी माइनस में, इसका मतलब घटेगी। पक्का? यानी अगर समान आवेशों को पास लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, विपरीत आवेशों को पास लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अगली बात क्या है बाबू, कि यदि आकर्षण वाला सिस्टम है तो एनर्जी कैसी होगी, निगेटिव। लिखना, यदि बल आकर्षण है, यदि बल दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है बेटा, अगर वह बल आकर्षण प्रकृति का है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। और दूसरा कह रहा है बेटा कि यदि बल प्रतिकर्षण का है तो प्रतिकर्षण वाली परिस्थिति में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो अगर सेम चार्ज है बेटा तो सेम चार्ज में बल कैसा होगा, रिपल्सन वाला होगा, प्रतिकर्षण वाला होगा। समान आवेश में बल प्रतिकर्षण का है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अपोजिट चार्जेस में बल अट्रैक्शन का है, आकर्षण का है, यानी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जा बच्चा। इसमें कह रहा है फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लीजिए अस्थाई साम्यावस्था है बेटा, अस्थाई साम्यावस्था। तो अगर किसी भी बिंदु पर बाबू साम्यावस्था है तो साम्यावस्था के लिए जो तुम्हारा फोर्स होगा, फोर्स उसको डिफाइन करेंगे माइनस du बटा dx के, और ये तुम्हारी क्वांटिटी बाबू कितनी होगी, 0 होगी। यानी अगर कहीं साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा या r के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद लास्ट बात यह है कि यह पोटेंशियल एनर्जी है, याद करिए क्या कहा मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन है। अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है तो यह कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर या स्केलर? अब ये सी बात है सर, यह स्केलर क्वांटिटी होगी। पक्का बेटा? चल बच्चा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, माने आवेश निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा ये टर्म तुमको सिखाएगा क्या बेटा, आवेश निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हार गया तन मन। आवेश निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। हाँ, अब सुनिए, आवेश निकाय दो प्रकार से बन सकता है। एक वो जिसमें सारे आवेश एक दूसरे से अलग अलग रहे, जैसे यहां पर बना हुआ है, और एक ऐसा कि मान लीजिए बेटा एक गोला है और इस गोले पर हमने एक समान रूप से आवेश फैला रखा है। समझो इस बात को बेटा, जो आवेश का निकाय है, बेटा सुन, जो आवेश का निकाय है सिस्टम ऑफ चार्ज, ओए होए अच्छा नहीं बन रहा बे। तो जो बेटा आवेश का निकाय है, मतलब जो सिस्टम ऑफ चार्ज है बेटा, आवेशों का निकाय, ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला कौन सा, कि सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, है ना। इसका मतलब अलग अलग आवेशों का निकाय। डिस्क्रीट का मतलब होगा बेटा अलग अलग ना, तो ये होगा अलग अलग
आवेशों का निकाय, यानी फर्स्ट होगा तुम्हारा बेटा सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, अलग अलग आवेशों का निकाय। और दूसरा तुम्हारा क्या होगा बेटा, तो दूसरा पार्ट होगा मेरा सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस, सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस। इसे कहा जाता है बाबू सतत आवेशों का निकाय। तब बेटा इसको हम क्या कहेंगे, सतत आवेशों का निकाय। ठीक है, तो पहला क्या होगा बाबू, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, जब आवेश अलग अलग रहे। और दूसरा क्या होगा बेटा, सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस, जब आवेश कंटिन्यूअस रहे। तो डिस्क्रीट चार्ज का मतलब ऐसे ट्रायंगल बना रहे, अलग अलग चार्ज रहे Q1 Q2 Q3, या ऐसे तुम्हारे पास स्क्वायर बना रहे, अलग अलग चार्ज रहे बेटा Q1 Q2 Q3 Q4, या ऐसे कोनो भी रैंडम सा सिस्टम बना रहे बे। ये सिस्टम ऐसा नहीं बन रहा। अच्छा बे, मान लो बेटा ऐसे कोई भी रैंडम सा सिस्टम है, यहाँ चार्ज Q1, यहाँ चार्ज Q2 Q3, ऐसे डॉट 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 Qn। तो इन सारे चार्जेस को देखोगे तो सारे चार्ज अलग अलग है, बस एक साथ इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के एक सिस्टम की तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा सर, ये है सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम। दूसरा क्या होगा बेटा, इसे कहा जाएगा बेटा इसे कहा जाएगा सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसे वायर है और वायर पर तुमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। इसमें कोई चार्ज अलग अलग नहीं है। मैं इसमें यह नहीं बता पाऊंगा कि यहां पर 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। तो इस केस में बेटा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। सिमिलरली बच्चा मेरा, अगर बेटा कुछ इस टाइप का एक ऐसे सीट है और इस सीट पर तुमने क्या करा बेटा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बेटा आपके पास एक सीट है ऐसा और तुमने क्या करा है बच्चा कि एक सीट पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो बताओ चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चा, सर इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी कितनी है बेटा, लैम्डा। तो मुझे बताओ, मैं इसमें ये नहीं बता पाऊंगा कि 1 कूलाम 2 कूलाम 4 कूलाम, मैं कहूंगा टोटल कितना चार्ज है। क्यों? क्योंकि चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, कंटिन्यूअसली। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास कोई स्फेयर हो, गोला, और इस गोले में तुमने क्या करा है, एकदम मस्त अंदर तक का चार्ज भर दिया है। बेटा तुमने इस गोले में एकदम मस्त अंदर तक का चार्ज भर दिया है ऐसे, पक्का? तो इसमें भी तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज का सिस्टम है और ये तुम्हारा डिस्क्रीट चार्ज का सिस्टम है। अब देखो अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पहला कैसा बनाया मैंने, कंटिन्यूअस चार्ज। तो जब कभी कंटिन्यूअस चार्ज का सिस्टम बनाओगे तो करना क्या कि किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस निकाय के अवयवी आवेशों को अनंत से निकाय की वर्तमान स्थिति तक लाने में बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system of charges is equals to work done by external agent in bringing all component charges of the system from infinite to करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर मैं इस सेटअप की पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो कहोगे सर इस सेटअप के एक एक चार्ज को इनफाइनाइट से प्रेजेंट वाली सिचुएशन तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जो काम करता है उसी काम को क्या कहा जाएगा सर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि बेटा तुम कैसे बताओगे सर, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पहले को लाने में काम प्लस दूसरे को लाने में काम प्लस तीसरे को लाने में काम। अच्छा बेटा बताओ,
बच्चा जब तुम पहले चार्ज को ला रहे थे तब तो ये दोनों था नहीं, तो इसको रिपल्सन देने के लिए कोई था ना, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा तो मुझे इसको लाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। भाई लाने में काम कब करना पड़ेगा? जब कोनो इसका अपोज करेगा, कोई इस पर फोर्स लगाएगा। कोनो इसका अपोज नहीं किया, कोई इस पर फोर्स नहीं लगाया, तो मैं कहूँगा पहले को लाने में कितना काम हो गया बेटा? सर पहले को लाने में काम हुआ 0। बहुत शानदार। अब बेटा दूसरे को लाना है, Q2 को लाना है, तो मुझे बता बेटा Q2 को लाने में कितना काम किया जाएगा? तो तुम कहोगे सर अगर मैं कहूँ कि Q2 को लाना है तो Q2 को लाने के टाइम क्या हुआ? सर जी E वाला आ गया, अब तो Q1 रिपल्सन देगा। मान ले बेटा कि ये डिस्टेंस है R12, ये डिस्टेंस है R23, ये डिस्टेंस है R31। तो बच्चा जब तुम Q2 को लाए तो रिपल्सन कौन दे रहा? Q1। मतलब Q2 को लाने में काम करना पड़ेगा, किसके वजह से? Q1 के वजह से। तो Q1 के वजह से कितना काम किया जाएगा? सर Q1 Q2 अपान R। तो Q1 को लाने में काम करना पड़ेगा K, सर Q1 Q2 बटा R। R का मतलब R12, पक्का? तो Q1 के कारण Q2 पर काम करना पड़ेगा, पक्का? अब जब तुम लाओगे Q3 को तो Q3 को ये रिपल्सन देगा और ये देगा, तो इसके वजह से कितना काम होगा? तो इसके वजह से काम होगा K Q2 Q3 बटा R23। और जब इसके वजह से पूछोगे काम तो Q3 Q1 अपान R31, तो ये होगा तुम्हारा Q3 Q1 अपान R31, साथ में क्या पा जाओगे? K। अगर तुम चाहो तो K को कॉमन ले लो तो K बनेगा K ब्रैकेट में Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q2 Q3 बटा R23 प्लस बेटा Q3 Q1 बटा R31। इसी को मैं अक्सर ऐसे भी बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है? जोड़ा बना लेना है बेटा। क्या करना बच्चा? जोड़ा बना लो। तो एक जोड़ा इसका, तो इसकी एनर्जी K Q1 Q2 बटा R12, K Q1 Q2 बटा R12। बेटा दूसरा जोड़ा बनाओ, क्या होगा बेटा? प्लस K Q2 Q3 बटा R23। बच्चा बेटा मेरा तीसरा पेयर बना बच्चा, तीसरा पेयर, तो K Q3 Q1 बटा R31। तो ये होगा तुम्हारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। कितना होगा बच्चा? K Q1 Q2 अपान R12 प्लस K Q2 Q3 अपान R23 प्लस K Q3 Q1 अपान R31। ये तुम्हारा ओवरऑल फार्मूला बन गया। तो आप ऐसे ये बेटर याद रखना कि जब कभी कोई सिस्टम दे तो फटाक से बनाओ सेटअप, और सेटअप का बनाओ पेयर, और पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल कर जोड़ दो, हो गया आंसर। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई है। इसके बाद अगला टर्म है मेरा जिसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बाबू हम इसको बताते हैं बेटा स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव। अच्छा, तो स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है? अब तुम समझना, मान लो बेटा ऐसे कोई चार्ज है कैपिटल Q, तो इसके वजह से भाई इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। एक चार्ज है बेटा कैपिटल Q, तो इसके चारों ओर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस बात में मेरे किसी बच्चे को कोनो डाउट नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि बेटा यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर मैं ला करके रख दिया हूं इनफाइनाइट से कितना चार्ज? Q चार्ज। तो इस पॉइंट पर Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर U होगी। तो एक कूलाम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर U बटा Q। और एक कूलाम की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश की स्थितिज ऊर्जा, है ना? तो इसको अब हम लिख सकते हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश की स्थितिज ऊर्जा,
किसी बिंदु पर एकांक धनावेश की स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाएगी बेटा, बोलो तो सर। एकांक धनावेश की स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव कहलाती है। उस बिंदु पर बेटा क्या कहलाएगी, स्थिर वैद्युत विभव कहलाती है। चलो बेटा इतनी बात सही है, ठीक है ना। तो V बराबर तुम क्या लिखोगे बेटा, U बटा Q। अच्छा बताओ, स्थितिज ऊर्जा वाले वर्ड को तोड़ो, पोटेंशियल एनर्जी को तोड़ो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको तोड़ोगे तो पाओगे ऐसे कि एक कूलाम की स्थितिज ऊर्जा यानी एक कूलाम को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर विद्युत विभव। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बात नंबर 1 बेटा, यह स्केलर क्वांटिटी है। अरे भाई वर्क डन ही तो है, तो वर्क डन हमेशा कैसी राशि होगी बच्चा, सर यह अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए दूसरी बात सुनना बाबू, इसका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा और इसका बीमा क्या होगा। आप सारे बच्चे 1 मिनट में इसका मात्रक और बीमा ट्राई करो, लेक्चर चलते चलते, जल्दी करिए। यूं ही कोई मिल गया था। चलिए हाँ, तो बेटा मैं बताऊंगा कि इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो इसका यूनिट होता है बेटा, इसका यूनिट होता है B बाई U बाई Q। तो U है तुम्हारा, U है क्या बेटा, जूल, और Q तुम्हारा क्या है बेटा, कूलाम। तो इसका यूनिट होगा बेटा जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को क्या बोलेंगे बच्चा, इसको वोल्ट कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहा जाएगा। जूल का क्या होगा यूनिट, तो जूल को लिख दिया जाए mL² T का पावर -2, और कूलाम को लिख दिया जाए बेटा क्या, AT। तो ये होगा mL² T का पावर +1 ऊपर गया तो -1 हुआ, तो ये हो गया -3, और A का पावर हो गया -1। तो इसका डायमेंशन तुम याद कर सकते हो कैसे बेटा, 1231 के फॉर्म में। देखो mL² T -3 A का पावर -1, तो इट कैन बी रिमेंबर्ड एज mL² T -3 A -1, दैट इज 1231, 1 2 3 1। चलिए बाबू यहां से तुम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ोगे तो कुछ खास बातें हैं, वो तुम्हें क्या याद रखनी है, समझना। हे बाबू यहीं से एक बात और समझ लो, अगर मैं ऐसे बताऊं तुमको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा इसको हिंदी में लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या लिखे बेटा, वैद्युत विभव। बाबू
तो मैं इसको लिख पाऊंगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और मुझे इसके वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर तुमको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। बहुत आसान है भाई साहब, इस पर इनफाइनाइट से कोई चार्ज ले आओ Q। तो तुम क्या करे बेटा, इस पर इनफाइनाइट से Q चार्ज लाए। अगर Q चार्ज लाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो मैं लिख लूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q कूलाम एट P। P पर Q कूलाम की, इस पॉइंट का नाम P दे दो। तो बेटा P पर Q कूलाम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो सर Q स्मॉल q बटा R। तो पोटेंशियल एनर्जिया बना बेटा K कैपिटल Q स्मॉल q बटा R। तो बताओ वोल्टेज क्या होता है बेटा, वोल्टेज होता है U बटा Q, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जा बेटा, क्या पाओगे तुम, क्या पाओगे, तो U बटा में Q ले आओ बेटा, बराबर क्या पाए KQ बटा R। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, वोल्टेज। तो वोल्टेज का फार्मूला क्या बन जाएगा, KQ बटा R। फिर वही बात, अगर कभी कहे कि वोल्टेज और R के बीच ग्राफ खींचो, तो ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज, ये हो गया तुम्हारा R। और अगर कर्व खींचा जाए वोल्टेज और R के बीच, तो ये कर्व होगा तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों, क्योंकि वोल्टेज प्रोपोर्शनल है तुम्हारा किसके, 1 बटा R के, है ना। चलो ये हो गया, ठीक है बाबू। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, कुछ खास बातें समझ लो, फिर हम आगे समझेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगा, आवेश निकाय के कारण वैद्युत विभव का मान क्या होगा। उसके पहले कुछ खास बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या सोचना है बाबू, कि वर्क डन टू ब्रिंग अ unit positive charge from infinite distance to given point in electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसका मतलब होगा बाबू कि अनंत से एक कूलाम आवेश को, अनंत से एक कूलाम आवेश को, अनंत से एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, प्लस एक कूलाम लिखना बाबू, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, लाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा बाबू, सर बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा उस बिंदु पर वैद्युत विभव, किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। चलिए बेटा सही है। अब समझना दूसरा पॉइंट क्या है, इसको तो अभी हमने समझाया भी है कुछ टाइम पहले ही ना, तो इसमें बहुत दम नहीं है। दूसरा क्या है बेटा, पोटेंशियल रिलेटिवली डिफाइंड क्वांटिटी है, इसकी कोई अब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है। मतलब ऐसे मैंने कहा है कि इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाएगा उसे कहा जाएगा यह विभव है, ठीक है। अब अगर कहें कि इनफाइनाइट पर विभव कितना होगा, तो इनफाइनाइट पर विभव का मान नहीं पता होता, इनफाइनाइट पर विभव को 0 मान लेते हैं। अब ऐसे कहते हैं कि इनफाइनाइट पर विभव 0 है और अगर कहीं तक लाए 10 जूल काम किए तो उस बिंदु का विभव होगा 10 वोल्ट। यानी पोटेंशियल अपने आप में परिभाषित नहीं है कि इसकी वैल्यू तुम जहां चाहो वहां निकाल सकते हो, बस ऐसे बता सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट पर वोल्टेज 0 है तो इस पॉइंट का वोल्टेज फला होगा। माने पोटेंशियल हमेशा किसी बिंदु के सापेक्ष बताते हैं, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बता पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात देखना कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बाबू जो तुम्हारा वोल्टेज है बेटा, यह अपने आप में अदिश राशि है, सही है। अच्छा, इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम और जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं।
तो ये क्या हुआ कि यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम, इसको वोल्ट भी कहते हैं। इसकी विमा होती है यम यल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1। एक बात सवाल ने कहा, इट इज इक्वल टू द निगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है बेटा, मुझे बताओ, क्या पोटेंशियल ऐसे होता है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इनटू में डी आर होता है। सही है बेटा, ऐसे ही तो लिखते हैं हम। कहां से बेटा, इनफाइनाइट से आर तक। दोनों साइड अगर क्यू से डिवाइड कर दो तो ये कितना मिलेगा बेटा, ये मिलेगा u बटा क्यू बराबर, माइनस लगा दो बच्चा, इनफाइनाइट से आर तक। ये क्या होगा, एफ ई बटा में तुम्हारा q और इनटू तुम्हारा कितना बनेगा बेटा, डी आर। हमने क्या करा है, दोनों साइड q से डिवाइड कर दिया है बेटा। u बटा q को क्या बोलेंगे सर, u बटा q को तो वोल्टेज कहा जाता है, माइनस इंटीग्रल बेटा इनफाइनाइट से आर, एफ ई बाई क्यू मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इसको कह दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू तुम्हारा क्या होगा, डी आर। भाई साहब यही वाला रिश्ता तो तुमको बताया है इसने, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिश्ता है। पक्की बात है। चलो तो इतना मेरे बच्चों को समझ में आया है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे बढ़ोगे तुम क्या पाओगे कि अगर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब अगर बिंदु P पर Q1, Q5, Q4, Q3, Q2 इन सब के वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो क्या रास्ता होगा कि सबका पोटेंशियल जोड़ लिया जाए, है ना। क्योंकि भाई स्केलर क्वांटिटी है तो कोई वेक्टर वेक्टर सम जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस नॉर्मली ऐड कर लेना है। तो कर लो बेटा ऐड। तो नेट वोल्टेज क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 क्या होगा, Bn। अच्छा B1 को KQ बटा R1, KQ बटा R2, K कॉमन ले लिए तो ये कुछ मिल गया ऐसे। कब है, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, डिस्क्रीट रहे, मतलब आवेश का वितरण अलग अलग रहे। कुछ टाइम पहले मैंने अपने हीरे को अच्छे से फील करवाया है क्या सेंस है डिस्क्रीट का। और जब कंटिन्यूअस होगा बाबू, तब कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन कर लेंगे dq बटा r का। तो ये कंटिन्यूअस के लिए है और ये डिस्क्रीट के लिए है। आगे बढ़ जाओ बेटा। कुछ काम की बातें हैं जिनको तुम प्लीज याद रख लेना भाई साहब, ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब समझना क्या क्या याद करना है तुमको। कह रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, मतलब आवेश निकाय के कारण जो पोटेंशियल होगा वो अलजेब्रिक सम होगा ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल। यानी अगर आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव पूछा तो वह निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण विभवों का अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग होगा। इसको अगर मैं चाहूँ बाबू तो हिंदी में लिख दूं, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे भाई साहब, तो वो समझेंगे ही नहीं। तो ये कह रहा है बाबू कि किसी आवेश समूह के कारण, समूह को निकाय भी कहते हैं बेटा ना, तो किसी आवेश समूह के कारण, किसी आवेश समूह के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव अलग अलग आवेशों के कारण विभवों का, अलग अलग आवेशों के कारण विभवों का, अलग अलग आवेशों के कारण विभव का बीजगणितीय योग होगा। अब भाई बीजगणितीय क्यों सर जी, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना है और जो निगेटिव है उसको निगेटिव लेना है ना। तो ये ध्यान रखना है, बीजगणितीय योग होता है। दूसरी बात क्या है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, जब किसी आवेशित कण को विराम से b विभव से त्वरित किया जाता है तो उसमें काम कितना किया जाएगा, काम किया जाएगा bq, और bq उसको क्या देगी बाबू, गतिज ऊर्जा। तो दूसरी लाइन तुम्हें कह रही है, ओए होए क्या हो गया भाई, अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं,
अधूरी आस छोड़कर, अधूरी सांस छोड़कर, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे। हाँ बाबू समझना, ये कह रहा है आपका कि जब किसी आवेश को विराम से, जब किसी आवेश को विराम से बी विभवांतर से त्वरित किया जाता है। हाँ बेटा, विराम से बी विभवांतर से त्वरित किया जाता है, बी विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो बाबू इस प्रक्रिया में जो तुम्हारा किया गया कार्य होगा वो बी क्यू होगा, और यही कार्य गतिज ऊर्जा बढ़ाएगी बॉडी की, मतलब यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, किसका बेटा, बॉडी का। अगली बात, वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेटा ध्यान दो बच्चा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसकी मल्टीप्लाई करो 2bq बराबर बेटा mv², काट मत देना, ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी है, नहीं तो कोनो काटने में बड़ा लगे रहते हैं लड़कियां स्पेशली। ध्यान दो, ये दूसरा वोल्टेज है और ये दूसरा v है, ये वेलोसिटी, ये वोल्टेज है। पता चला भाई साहब हमें तो काटने से मतलब है, कुछ भी रहे। सुन बच्चा, कितना होगा 2bq बटा में होगा m बराबर तुम्हारा क्या होगा बेटा b², यानी वेलोसिटी कितनी होगी √2bq बटा m, तो ये हो गया। b क्या है बाबू, वोल्टेज। इसके बाद कह रहा है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q, अगर किसी q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है जिनके बीच विभवांतर कितना है b2 - b1, q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है जिनके बीच तुम्हारा विभवांतर कितना है बेटा b2 - b1, तो इस प्रक्रिया में जो काम किया जाएगा उसका फार्मूला होगा q ब्रैकेट में b2 - b1। ठीक है, तो ऐसा करने में बेटा जो काम किया जाएगा उसको क्या लिखा जाएगा, q b2 - b1। अगली बात, निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट माने विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, इसका निगेटिव वैल्यू किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, या इसको ऐसे लिख सकते हो E बराबर -dB बटा dr, है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इस पर CUT में अक्सर सवाल बनते हैं, नीट में भी सवाल बनने का पूरा पैटर्न रहा है इस पर, तो आप प्रयास करें कि इसको अच्छे से रिवाइज कर ले, इस वाले टॉपिक पर कोई गलतफहमी ना पालें, कोई कंफ्यूजन ना रखें, इस पर सवाल बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट बात है इक्वा पोटेंशियल सरफेस। इसके पहले एक वर्ड सुन लो बाबू, इसके पहले एक वर्ड सुन लो जिसे हम क्या कहेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। अब बोले सर ये तो आप पहले चैप्टर में पढ़ाए हो। सर इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें मैं बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का क्या हाल है। तो इसमें मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण बस केवल विभव के बारे में बताने वाला हूं। तो समझना बेटा, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर बेटा कितना चार्ज है सर, -q चार्ज है बेटा, यहाँ पर कितना चार्ज है बेटा, +q चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तुम्हारा ऐसे है ना, माइनस से कहाँ तक का बेटा, प्लस तक का। अब सुनो, अगर मैं कहूं कि इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है यहाँ जिसका डिस्टेंस कहाँ है, डाइपोल से स्मॉल r डिस्टेंस, तो जब कभी मैं डाइपोल से डिस्टेंस कहूँ इसका मतलब डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर वोल्टेज का फार्मूला होता है P बटा r²। एक के वही है यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना।
चलिए, और अगर मैं यही इक्वाटोरियल पोजीशन में आ जाऊं, मतलब निरक्षीय स्थिति में आ जाऊं, तो इसकी निरक्षीय स्थिति में तुम्हारा वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है। और अगर कोई ऐसा पोजीशन लिया जाए जो ना तो निरक्षीय रहे ना तो अक्षीय रहे, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर एंगल कितना है, थीटा, तो बेटा इस पॉइंट पर तुम्हारा वोल्टेज होता है KP cos थीटा, और पूरे के बटा किससे डिवाइड करना है, r स्क्वायर से। तो ये हो गई 3 बातें कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फोर्स वेरी करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का वोल्टेज या पोटेंशियल होता है एक्सियल और इक्वाटोरियल के साथ साथ किसी रैंडम पॉइंट पर। दूसरी बात सुन लो बाबू, दूसरी बात बेटा, दूसरी बात इसको बस याद रखना, इसमें आपके बोर्ड में प्रश्न नहीं बनेंगे, CUT में हो सकता है प्रश्न बन जाए जब कभी बहुत ज़्यादा मजा करे तब, है ना। खैर वो क्या है, अच्छा रुक जाओ, इसके पहले एक वर्ड और सीख लो, इसके पहले बेटा एक वर्ड और सीख लो। क्या है, मैं कहूँ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एनर्जी स्टोर्ड, अच्छा एनर्जी स्टोर्ड के पहले लिख लो कि अगर मैं वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाऊंगा तो कितना काम किया जाएगा, यानी वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर मैं वैद्युत द्विध्रुव को रोटेट करता हूं तो ऐसा करने में कितना काम किया जाएगा। मतलब मैं लिखूंगा बाबू कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कितना काम किया जाएगा। बहुत आसान है बेटा, बाबू समझना। कैसे निकालें भाई वर्क डन, तो तुम कहोगे सर वर्क डन निकालने का रास्ता, सबसे पहले आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था कुछ ऐसे, तो बेटा ये मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टर्म में, ठीक है भाई, चल गया बेटा, चल गया। अब तुम मुझे बताओ मैंने क्या करा बेटा, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया ऐसे, यहां पर चार्ज है बेटा -Q, यहां चार्ज है तुम्हारा +Q। आपको यह भी पता है सर इस पर फोर्स आगे की ओर लग रहा था सर QE, और माइनस वाले पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो माइनस वाले पर फोर्स लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको क्या कहा जाएगा, QE। तो मैं कहूं टार्क कितना लगेगा, तो भाई देखो एक फोर्सवा नीचे एक फोर्सवा ऊपर, ये पूरा घूमना चाहेगा ना ऐसे ऐसे, अच्छा घूम रहा है मतलब टार्क लग रहा है। अगर मैं इसको उल्टा घुमाना चाहूं, इसके अपोजिट घुमाना चाहूं, तो मान लो अभी ये बना है कितना बाबू, थीटा एंगल बनाया है, और अगर मैं इसको इसके अपोजिट घुमाऊंगा रिवर्स में, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। काहे कि डाइपोलवा चाह रहा है बच्चा कि घूम जाए ऐसे, टार्क चाहता है घुमाना, लेकिन मैं इसको अपोजिट घुमा रहा हूं, तो जब इस टार्क के अपोजिट घुमाऊंगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। अब सवाल ये है बेटा कितना काम करना पड़ेगा ऐसा घुमाने में, तो तुम कहोगे सर जो काम करना पड़ेगा उसका फार्मूला होता है, ये कौन सा मोशन हो रहा है बच्चा, रोटेशनल ना। देख बेटा ऐसे डाइपोलवा था ऐसे, और बच्चा मेरा ऐसे घुमा रहा है, रिवर्स घुमा रहा है, रोटेट करवा रहा है ना, किसके अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करवा रहे हो। तो वर्क डन कैसे निकाले, FS से, ना FS से नहीं, टाउ इंटू थीटा से। टाउ इंटू थीटा कब लगेगा, जब रोटेशनल मोशन हो। FS कब लगेगा, ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए FS लगेगा, रोटेशनल मोशन के लिए टाउ इंटू डी थीटा लगेगा। अब आओ देखो बेटा, तो मैं कह दूंगा कि W क्या होगा सर, इंटीग्रेशन
टाउ इंटू डी थीटा। अच्छा बताओ कितना घुमाओगे? तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए शुरू में θ1 एंगल बनाया था और घुमा करके कहां पहुंचा दिए θ2 पर। हाँ बेटा सुन, शुरू में बेटा मैंने कहा कि शुरू में इसने θ1 एंगल बनाया था और मैंने इसको इतना घुमाया कि इसका एंगलवा घूमकर कितना बन गया? θ2 बन गया बच्चा। पक्की बात है। चलो अब आगे बढ़ो भाई। तो अभी जब किसी टाइम थीटा एंगल बनाया था तो क्या मेरा बेटा टार्क बता पाएगा? सर जब थीटा एंगल बनाया था तो उस टाइम टार्क की वैल्यू PE cos थीटा हुआ करती थी। बोल भाई, जब थीटा एंगल बनाया था तो टार्क की वैल्यू PE cos थीटा हुआ करती थी। आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाओ। मन बलवान लगी चट्टान बड़े मैदान में आगे। हाँ बेटा सुन, तो तुम क्या लिखे बेटा? इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक का। जहां बेटा टाउ लिखा है वहां तुम क्या लिखोगे बच्चा? PE cos थीटा। अरे यार क्या ब्लेंडर हो गया, अभी ब्लेंडर हो गया। टाउ होता है PE sin थीटा। तो जहां टाउ लिखा है बेटा वहां तुम क्या लिख दिए? PE sin थीटा और इनटू क्या होगा बच्चा? डी थीटा। आगे बढ़ जा बेटा, PE को कॉमन ले लो तो इंटीग्रेशन क्या होगा? sin थीटा। कहां से कहां तक बेटा? θ1 से θ2। तो PE sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो ये बनेगा बेटा मेरा माइनस cos थीटा। लिमिट क्या दोगे? सर θ1 से θ2 तक। आगे बढ़ो बेटा, तो PE होगा अपर लिमिट कितना? माइनस cos θ2। माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस cos θ1। यानी घुमाने में तुम्हें कितना काम करना पड़ा? सर PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। बेटा थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, कुछ मज़ेदार वाली। मज़ेदार बात क्या है बेटा? कि तुमने बताया सर घुमाने में काम करना पड़ा। सर PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। यहां से कुछ स्पेशल केस देना कि अगर ऐसे प्रश्न आए तो मेरा बच्चा लगाए ना बल्कि देख करके जवाब दे। तो देख कर जवाब देने का क्या प्रोसेस है कि बेटा अगर 0 से घुमाए 90 तक तो बताओ, या अगर ऐसा हो जाए कि सर 90 से घुमाए 180 तक। चलो भाई ऐसी बात है। तीसरी बात है बेटा कि अगर तुमने घुमा दिया सर 0 से घुमा दिया 180 तक तब क्या होगा? 3 केसेस हैं। तो बताओ अगर ये 0 हुआ तो cos 0 माने 1 और cos 90 माने 0। तो PE 1 माइनस 0 मतलब 1। यानी इस प्रक्रिया में तुम्हारा वर्क डन कितना होगा बेटा? वर्क डन होगा PE। बहुत शानदार, सुपर। इसमें बोल बेटा 90 से 180 तो ये होगा cos 90 माइनस cos 180। cos 90 की वैल्यू होगी 0 माइनस cos 180 की वैल्यू होगी -1। 0 माइनस -1, क्या माइनस माइनस प्लस कर दें? हाँ कर सकते हैं। तो ये होगा PE ब्रैकेट में 0 + 1 यानी 1। तो इस प्रक्रिया में बेटा तुम्हारा दोबारा वर्क डन कितना बन रहा है? सर दोबारा मेरा वर्क डन बन रहा है PE। ये बात सही है। चलो बेटा तिबारा आओ देखते हैं बाबू। थीटा 0 से कहां तक का? 180 तक का। तो cos 0 का मतलब 1 माइनस 180 का मतलब -1। तो 1 माइनस -1 मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में जो तुम्हारा वर्क डन होगा तुम्हारा कितना बनेगा बेटा? 2PE। ऐसे भी पूछ सकता है कि डाइपोल को घुमाने में जो वर्क डन है वो मैक्सिमम कब होगा? जब 0 से 180 घुमाते हैं। पर हाँ थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 180 तक घुमाने में कितना काम किया जाएगा ना, ये वाली बात कई प्रश्न में पूछा है, कई बार पूछा है भाई साहब। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने सवाल लगा करके इसका जवाब दिया है, पर यार उसमें वो मजा नहीं है बे कि सवाल लगा कर जवाब दिया जाए। ज्यादा मजेदार वो होगा कि बिना लगाए आंसर किया जाए, देख करके कम समय में। 1 मिनट का है सवाल के हिस्से में तो 5 सेकंड में जवाब दे, बाकी 55 सेकंड करें, मजा है ना। अरे भाई अगर तुम इतना फास्ट नहीं कर रहे हो तो मुझसे पढ़ने का क्या मतलब है बे?
कबीरदास जी ने कहा है कि मतलब अगर काशी में मरे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो बोले ठीक है भाई, सही है। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने तो पूरा साल पूरा मतलब जीवन पूजा वूजा करा है, तो अगर काशी में मरने से हर किसी को मुक्ति मिल जाती है तो मुझे भी काशी में मरने से ही मुक्ति मिलेगी, नहीं लेना है। अगर काशी में मर के ही मुक्ति मिलेगी तो पूजा कौन काम आएगा। तो वो चले गए कहीं और मरने के लिए, और बोले वहाँ जाके मरेंगे और उनके हाथ में अगर हो पावर तो मुझे यहीं से मुक्ति दे दे। फिर उन्होंने लाइंस लिखी कि काशी मरे थे मुक्ति मिले तो राम ही कौन नहीं हो रहा। अगर काशी मरने से मुक्ति मिल जाएगी तो भगवान का क्या हाथ इसमें, वहाँ तो सबको मिल जाती है। इसका मतलब अगर सवाल का जवाब लगा करके ही देना है तो मेरा क्या रोल है बे, देख कर आंसर करना है। चल बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। तो मैंने कहा जो तुम्हारा वर्क डन है, अब यहीं पर कुछ आगे बढ़ जाते हैं बाबू, आगे आगे। तो मैंने कहा बाबू कितनी एनर्जी स्टोर होगी, किसमें, वैद्युत द्विध्रुव में। एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बेटा सुनना, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेटा कितनी एनर्जी स्टोर है। तो तुम कहोगे सर एनर्जी स्टोर क्या होगा कि जो तुमने काम किया है वो काम उसकी एनर्जी चेंज करवाएगा ना। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सिस्टम में। तो जो तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करवाया है वो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा बेटा, तो मैं कहूँगा डेल्टा यू बराबर, तो यू फाइनल, तो यू फाइनल कौन सा था, θ2 वाला पोजीशन, माइनस यू इनिशियल, तो शुरुआत में कौन सा था बेटा, θ1। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और ये किसके बराबर होगा, W के। ना समझ में आए तो इसको लिख लो ऐसे कि U फाइनल W बराबर क्या होगा बेटा, W बराबर सर W होगा चेंज माने U2 माइनस U1। तो बेटा U2 माइनस U1 बराबर क्या पाओगे, W। तो W को लिख दिया जाए PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। पक्का बेटा। चलिए तो ये होगा तुम्हारा U2 माइनस U1 बराबर है। बेटा सुन, अब इसमें क्या करना है सर, माइनस cos θ को आगे लिख लो, तो ये होगा बेटा माइनस PE, ये होगा cos θ2। अब प्लस क्या बनेगा सर, प्लस PE cos θ1। कुछ नहीं किया बेटा, θ1 वाले को लिख दिया हूं पीछे और θ2 वाले को लिख दिया हूं आगे, बस खाली इतनी सी बात है। बेटा आगे बढ़ जाओ, तो ये होगा तुम्हारा U2 माइनस U1 बराबर माइनस PE cos θ2, ब्रैकेट लगा दो, सुंदर लगेगा, माइनस लगाओ। बोले प्लस लिखा था तो माइनस काहे लगा रहे हैं यार, माइनस लगाओ और ब्रैकेट में एक माइनस और। अब क्या बनेगा बेटा, PE cos θ1। बात समझ आई क्या, माइनस और माइनस ओवरऑल सर प्लस ही होने वाला है। अच्छा बेटा, इसको बच्चा यहाँ से कंपेयर कर दो बाबू, इसको तुम यहाँ से कंपेयर कर दो, तो क्या पाओगे, U2 की वैल्यू तुमको मिल जाएगी बच्चा माइनस PE cos θ2 और U1 की वैल्यू होगी माइनस PE cos θ1। बताओ जब θ2 एंगल बनाया था तो एनर्जिया थी PE cos θ2, जब θ1 एंगल बनाया तो एनर्जिया हुआ PE cos θ1। मान लो थीटा एंगल बनाता, तो जब बेटा थीटा एंगल बनाता तो एनर्जी तुम्हारी क्या होती, माइनस PE cos θ। इसका केस है बच्चा कि जब थीटा की वैल्यू 0 तो एनर्जी होगी माइनस PE, इसे कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा की वैल्यू 90 सर एनर्जी होगी तुम्हारी 0, इसे कहा जाएगा मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा की वैल्यू 180, एनर्जी होगी तुम्हारी पॉजिटिव में PE, इसे कहा जाएगा अनस्टेबल।
तो बेटा जब एनर्जी होगी तुम्हारी मिनिमम -P तो इसे कहा जाएगा स्टेबल, एनर्जी होगी 0 तो इसे कहा जाएगा मेटा स्टेबल, और अगर एनर्जी होगी 180 तो इसे कहा जाएगा बेटा अनस्टेबल। 3 फेजेस हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और तुम्हारा कौन सा है बेटा, मेटा स्टेबल। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से इतना कर लो फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ बेटा। चलिए जैसा सेकंड वाला प्लीज। चल बेटा अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ बाबू। इसके बाद कहा है इक्वा पोटेंशियल सरफेस, इसको हिंदी में कहा जाता है समविभव पृष्ठ, और इसको बाबू हम डिफाइन करते हैं समविभव पृष्ठ। इक्वा पोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ। बाबू यह एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे, समान रहे। यह एक ऐसा सरफेस होगा बाबू जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहे, है ना। मतलब ऐसा सरफेस होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहे। मतलब इट इज अ सरफेस वेयर पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट इज सेम, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान तुम्हारा क्या रहे बेटा, समान हो। चलिए इतना सही है बेटा। अब देखो ध्यान से, अगर कोई पॉइंट चार्ज है बेटा तो इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक सर्कल ड्रा करूं ऐसे, तो इस सर्कल के हर पॉइंट का रेडियस तुम्हारा होगा बाबू सेम। अगर रेडियस सेम है तो Q सेम है, R सेम है, तो B बराबर KQ/R, वोल्टेज सेम होगा। दूसरा ड्रा किया बाबू तो इसके लिए भी KQ/R, इसका भी तुम्हारा वोल्टेज सेम ही होने वाला है। बाबू तीसरा ड्रा करोगे तो इसके लिए भी तुम्हारा कितना होगा बेटा बाबू, KQ/R। तो ऐसे ही जो सरफेस बन रहा है इसके हर पॉइंट पर बाबू तुम्हारे लिए वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। इसलिए ऐसे सरफेस को क्या कहा जाएगा, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। अगर ऐसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पर तुम कुछ सरफेस इमेजिन करो ऐसे, तो ये हर पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी बेटा, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। कुछ खास बातें कि अगर तुम्हारा इक्वा पोटेंशियल सरफेस है बाबू, इक्वा पोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ से जुड़ी हुई तुम्हारी बाबू कुछ खास बातें, समविभव पृष्ठ से जुड़ा कुछ खास। पहली बात क्या है, पहला बात है कि हर बिंदु का विभव सेम। तो पहला बात है बाबू यहाँ का क्या, कि हर बिंदु का विभव समान है बेटा। अगर हर बिंदु का तुम्हारा विभव समान होगा तो मैं बताऊंगा कि विभवांतर कितना होगा बाबू, 0 होगा। अगर हर बिंदु का विभव समान है बाबू तो विभवांतर क्या होगा, 0। तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया जाएगा, जो वर्क डन होगा बेटा, वर्क डन कितना होता बच्चा, Q इंटू डेल्टा V। तो वर्क डन होगा Q इंटू 0, मतलब कितना काम किया जाएगा, 0। तीसरी बात यह है बाबू कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एट इक्वा पोटेंशियल सरफेस। तो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समविभव पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। ये 2-4 बातें हैं बच्चा, इनको याद रखना भाई साहब, इनसे काम चल जाएगा। और आपके सीयूटी एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछेगा, है ना। आप चाहोगे तो कर ले जाओगे अगर इतना रिमाइंड रखे रहोगे, बहुत डीप घुस के नहीं पूछेगा, कोनो जे एडवांस नहीं है। ठीक है बेटा, चल बच्चा आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ने के पहले एक वर्ड और सुन लो कि अगर कुछ स्फेयर के बारे में सोच लिया जाए, अगर कुछ स्फेयर के बारे में सोच लिया जाए, गोले के बारे में सोचा जाए, गोले के बारे में, ऐसे गोले के बारे में सोचे, स्फेयर है ना, स्फेयर। ये बाबू स्फेयर क्या बताएगा, सर स्फेयर के तो फिर से कई सारे ब्रांच होंगे यार। हाँ मैंने तुमको बहुत अच्छा समझाया ये वाली बात। कैसे बेटा, स्फेयर 2 प्रकार का होगा। कौन सा, या तो कंडक्टिंग मतलब चालक वाली कैटेगरी, जिसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, याद आया ना,
हाँ हाँ पक्का। दूसरा बेटा बोल सर। दूसरा इंसुलेटिंग, मतलब ये कैसा होगा बेटा तुम्हारा? सर ये अचालक होगा। तो दूसरा होगा तुम्हारा कैसा बच्चा? अचालक। ठीक है बेटा, सही है बेटा। अच्छा, तो ये होगा तुम्हारा इंसुलेटिंग। चालक के फर्दर दो ब्रांचेस हैं बेटा, कौन सा? एक होगा तुम्हारा हॉलो, ये इसको खोखला कहते हैं ना, दुलार से नहीं बे, इसकी मम्मी ने नाम ही रखा है, तो हालो को बोलेंगे खोखला बेटा। दूसरा क्या होगा बच्चा? सॉलिड, पक्का, इसे कहेंगे ठोस। अब कंडक्टर चाहे सॉलिड रहे चाहे हालो रहे, चार्ज इसके सरफेस पर ही फैलेगा, अंदर चार्ज नहीं जाएगा। क्यों? कंडक्टर का सरफेस इक्वा पोटेंशियल सरफेस होता है। अच्छा, इसके बाद इंसुलेटिंग में बेटा फिर से दो ब्रांचेस, कौन सा? सर एक बनेगा तुम्हारा कंडक्टिंग और ओए होए होए, एक बनेगा तुम्हारा हालो, एक बनेगा बेटा तुम्हारा हालो यानी खोखला, और दूसरा कैसा बनेगा बेटा? सॉलिड। अच्छा, अब आपको पता है बेटा कि अगर सॉलिड इंसुलेटिंग है तो चार्ज कहाँ फैलेगा बच्चा? सर चार्ज इसके वॉल्यूम में फैल जाएगा। अगर हालो है तो वॉल्यूम में तो कुछ है ही नहीं भाई, तो चार्ज कहाँ फैलेगा बेटा? सरफेस पर। अगर सॉलिड और कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पर। क्यों भाई? क्योंकि अंदर जा नहीं सकता यार, अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल करके बना लिए हैं इक्वा पोटेंशियल सरफेस, और इक्वा पोटेंशियल सरफेस कहता है भाई साहब मेरे ऊपर कोई चार्ज नचाओगे ना तो कोनो एनर्जी चेंज नहीं होगा। अब जहाँ एनर्जी चेंज ही नहीं होगा वहाँ काहे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए भाई साहब। एनर्जी चेंज हो रही है यार, स्टेबल हो रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे कैसे बोलोगे? उसके अंदर चला जाऊँ मैं नहीं जा रहा भाई। चल बेटा, इसमें बता बाबू, अगर हालो है तो हालो में तो कुछ अंदर है ही नहीं, तो टोटल एनर्जी कहाँ जाएगी बच्चा? सरफेस पर जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ब्रांचेस हैं, पक्का? इतना सही है ना बेटा? बोल भाई। चलो इतना सही है, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। अब बताओ क्या होगा पोटेंशियल? तो पहली बात मैं कह रहा हूं, पहली बात, चाहे हालो, चाहे आपका क्या रहे बेटा? हालो रहे, तो हालो में तुम्हारा कंडक्टिंग भी हो सकता है और बेटा इंसुलेटिंग भी हो सकता है। माने खोखला रहे तो चाहे चालक रहे चाहे अचालक, या सॉलिड रहे तो सॉलिड कौन सा होगा बेटा? कंडक्टिंग। तो इसका चार्ज कहाँ फैलेगा बच्चा? सर इसका चार्ज फैलेगा सरफेस पर। तो इसका वोल्टेज कैसे बनेगा? तो सर ये हो गया तुम्हारा स्फीयर भाई, और ये हो गया कुछ ये वाला माहौल। सर ये बन गया है आर, ये बन गया है बेटा वोल्टेज। इसका डेरिवेशन अक्सर एग्जाम में नहीं पूछता है, ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में, और सीयूईटी में तो भाई डेरिवेशन है ही नहीं बे। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो, ये पोटेंशियल है तुम्हारा, और इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर। बेटा जो इसका ग्राफ होता है बच्चा, वो उसका ग्राफ ऐसे होगा, इस सरफेस पर स्मॉल आर किसके बराबर बच्चा? कैपिटल आर के। तो जो इसका कर्व होगा तुम्हारा वो कुछ ऐसे बनेगा कि सरफेस पर तुम्हारा वैल्यू वही होगा जो अंदर है, और इसके बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फार्मूला क्या होगा? सर फार्मूला होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटा आर, इसको तुम के क्यू बटा आर भी कह सकते हो। सरफेस पर आओगे बेटा तो सरफेस पर फार्मूला होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, इसको तुम के क्यू बटा आर भी कह सकते हो। अंदर आओगे तो अंदर वही होगा जो सरफेस पर है, ठीक है ना? यानी चालक खोखले गोले के अंदर विभव वही होता है जो विभव उसके सरफेस पर होता है। ठीक है बेटा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है बच्चा? दूसरी बात क्या है कि अगर मैं कहूं कि इंसुलेटिंग सॉलिड है, हाँ बेटा क्या है बच्चा? इंसुलेटिंग सॉलिड है। तो अगर बेटा अचालक ठोस गोला है तो इसका सब कुछ अलग होगा ना, काहे? चार्ज कहाँ फैल रहा है? इसके वॉल्यूम में। तो अगर बाबू तुम्हारे पास अचालक ठोस है तो चार्ज फैलेगा वॉल्यूम में, तो इसका कर्व कुछ ऐसे। सर ये हो गया तुम्हारा चार्ज। चार्ज कहाँ फैला बेटा? सर चार्ज फैल गया है इसके वॉल्यूम में। सर ये हो गया तुम्हारा पूरा प्रोसेस, पक्का बेटा? इसका वोल्टेज कैसे होगा बाबू? इसका वोल्टेज, तो सर ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया आर, इसका वोल्टेज बनाते हैं वाइट कलर से, तो ये ऐसे, ये हो गया बेटा सरफेस। यहाँ पर क्या है बेटा? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो ये कर्व कुछ ऐसे,
पक्का। चलो बाहर क्या होगा फार्मूला, बाहर तो बाहर होगा फार्मूला सर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू बेटा, और पूरे के बटा तुम्हारा क्या होगा स्मॉल आर। अगर सरफेस पर आए बेटा तो रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। हे बेटा इसको तुम के क्यू बटा आर भी कह सकते हो और इसको तुम के क्यू बटा कैपिटल आर भी कह सकते हो, पर जब तुम अंदर आओगे बेटा अंदर, तो अंदर फार्मूला होगा कितना बाबू, अंदर तुम्हारा फार्मूला होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख दो ऐसे बाबू, इसको तुम लिख सकते हो ऐसे कि के क्यू बटा ब्रैकेट में होगा बाबू ऐसे कि 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और बटा में तुम क्या लिखोगे 2। तो ये होगा तुम्हारा वोल्टेज कितना, कुछ ऐसे के क्यू फला। इसको ना ऐसे लिखते हैं सीधे, सुनो ऐसे लिख देते हैं क्या, इसको बाबू लिख पाएंगे हम क्या कि V बराबर रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये बनेगा तुम्हारा इनसाइड। किसी ने कहा अचानक ठोस गोले के कारण विभव अधिकतम कहाँ होगा, तो वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर पर, और सेंटर पर वैल्यू कितनी होगी, तो सेंटर पर ई वैल्यू 0 हो गया, तो ये क्या बनेगा, ये खत्म, तो 3 दूनाए 6, तो सेंटर पर तुम्हारी वैल्यू कितनी मिल जाएगी बाबू, रो बटा 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू कहाँ पर बेटा, सेंटर पर। ठीक है, तो बस इतने सारे कंसेप्ट थे, हमने यहाँ तक कर लिए। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को। आजा बेटा, इसमें आपसे कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन फला फला फला, आपको बताना है बिंदु P पर क्या होगा पोटेंशियल। तो हे बेटा मुझे बताओ, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो क्या R की वैल्यू L से बहुत ज़्यादा बड़ी है, नहीं। तो जो फार्मूला लिखवाया हूँ KP बटा आर स्क्वायर, ये कब लगेगा, जब R की वैल्यू L से बहुत ज़्यादा बड़ी रहे। तो यहाँ तो नहीं लग पाएगा भाई। तो यहाँ पर वोल्टेज कैसे निकालेंगे बेटा, तो सर यहां पर वोल्टेज निकालने का रास्ता होगा, वोल्टेज बराबर सर इस पॉइंट पर वोल्टेज इसके वजह से होगा और इसके वजह से होगा, तो वोल्टेज होगा प्लस वाले के वजह से, और प्लस बाबू किसके वजह से होगा, माइनस के वजह से। तो प्लस वाले की वजह से होगा के क्यू, और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का बोलो तो सर ये 5 ये 3, तो ये कितना होगा 2, तो बटा हो गया 2 10 के पावर माइनस 2 सेंटीमीटर में है ना। चलो भाई, प्लस इसका बताओ बाबू, तो के क्यू माइनस में है इसलिए माइनस लगा दिया हूं। अब डिस्टेंस वा कितना है बेटा, बोल सर ये 5 ये 3, तो डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा 8 10 के पावर माइनस 2। तो बेटा के क्यू कामन ले लो, तो क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/8, और 10 के पावर माइनस 2 ऊपर आया, 10 के पावर क्या बन गया +2। बाबू थोड़ा सा तुम आगे बढ़ जाओ, तो ये होगा के क्यू, इसका एलसीएम होगा 8, तो ये होगा 4 - 1/8 और 10 के पावर +2। तुमको जवाब 10 के पावर +2 के टर्म में देना है, मतलब 10 के पावर +2 हटा दो, तो जवाब कितना पाए बेटा 3/8 के क्यू, यानी तुम्हारा वैल्यू कितना मिलेगा बेटा 3/8 के क्यू। तो इस सवाल का कौन सा बन गया ऑप्शन बाबू, ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले सवाल के लिए। इसमें बताओ, कह रहा है कि 2 हालो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 इक्वल चार्ज है, तो उनका पोटेंशियल क्या होगा। मुझे बताओ बेटा, अगर इक्वल चार्ज है तो मैं कह दूंगा Q1 किसके बराबर है, Q2 के, और अगर खोखले गोले हैं तो इनके वजह से जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, के Q1 बटा तुम्हारा क्या होगा R1, यानी B1 बटा B2 बराबर सर ऊपर लिखोगे के Q1 बटा R1 बटा के Q2 बटा R2। तो के कट गया, दोनों का चार्ज सेम है, तो Q कट गया, तो ये R2 ऊपर आया, तो R2 बटा R1, यानी B1 बटा B2 बराबर R2 बटा R1। अब मुझे बताओ बेटा, 1 ज़्यादा है 2 कम, तो ये जो 1 नीचे वाला है ये ज़्यादा है, तो यहाँ बाबू जो तुम्हारा नीचे वाला होगा वो क्या होगा, ज़्यादा, यानी B2 ज़्यादा होगा B1 कम होगा, यानी
यानी B2 क्या है बेटा, तो सर ये बताओ R2 माने छोटा गोला, तो छोटे गोले का वोल्टेज ज्यादा, तो छोटे गोले पर वोल्टेज ज्यादा, ऑप्शन कौन सा, ये वाला। कोनो बच्चा कुछ और कहेगा तो वो कहेगा सर B बराबर KQ बटा R होता है। सवाल ने कहा कि Q क्या है, सेम, और K तो भाई हमेशा से सेम है, तो क्या B प्रोपोर्शनल होगा 1 बटा R के। तो यहां से सीधे बता दो कि जिसका R ज्यादा उसका वोल्टेज कम। तो यहां से तुम क्या बताओगे बाबू कि किसका आर ज्यादा, सर पहले का आर ज्यादा तो पहले का वोल्टेज कम, दूसरे का आर कम तो दूसरे का वोल्टेज ज्यादा। पक्का बेटा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल के लिए। कह रहा है कि विद्युत बल रेखा और समविभव पृष्ठ के बीच का कोण, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अबे क्या हो गया भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल मैंने अभी बताया है क्या बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना होगा बच्चा, एंगल होगा 90। ध्यान दो मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बनाती हैं, कितना बेटा, 90 डिग्री। अगर कभी कहे समविभव पृष्ठ का एरिया वेक्टर कितना बनाएगा, तो एरिया वेक्टर वह परपेंडिकुलर होगा तो वो 0 बनाएगा। खैर एरिया वेक्टर पर सवाल नहीं पूछा है। आगे बढ़ जाओ बेटा अगले सवाल के प्रति। इसमें आपसे कह रहा है कि 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, फटाक से बना लो ऐसे, रेडियस R1 और रेडियस R2, ठीक है, कनेक्टेड बाई अ वायर है बेटा। अगर वायर से जोड़ोगे तो इनका वोल्टेज तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, सेम हो जाएगा। देन रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका वोल्टेज सिग्मा 1, इसका वोल्टेज सिग्मा 2। अभी कुछ टाइम पहले बताया हूं कि सरफेस का वोल्टेज क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है ना। तो मुझे बताओ बेटा, तो मैं कह दूंगा तार से जोड़ा है, तार से जोड़ा है, इसका क्या मतलब बेटा कि दोनों आर कनेक्टेड विद द वायर, तब वोल्टेजवा होगा बच्चा सेम। तो वोल्टेजवा माने सिग्मा 1 R1 बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा 2 R2 बटा एप्सिलॉन नॉट। कट गया। देख बाबू B1 को क्या लिखोगे, सिग्मा 1 R1 एप्सिलॉन नॉट, B2 को क्या लिखोगे, सिग्मा 2 R2 बटा एप्सिलॉन नॉट। काट दिया बच्चा, तो यहां से क्या मिला, सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर क्या होगा, R2 बटा में R1। तो जवाब होगा R2 बटा में R1, यानी कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी वाला। ठीक है बेटा, तो इस सवाल का तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा सी वाला। बाबू आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट टर्म की ओर। इसमें आपसे कह रहा है कि समान आकार की 27 बूंदों को 200 वोल्ट तक चार्ज किया जाता। चार्ज कितना किया बेटा, 200 वोल्ट तक। ठीक है बाबू। अच्छा, वह मिलकर बड़ी बूंद बनाते हैं, तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। हे बेटा इसका फार्मूला याद कर लो कि अगर तुम्हारे पास ऐसे छोटे छोटे, इसको कैपेसिटर वाले पार्ट में समझा दूंगा कहां से आया है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस से होगा। तो अगर आपके पास n बूंदे हैं और ये मिलकर बड़ा बूंद बना रहा है ना, और इसका वोल्टेज मान लो B है, इसका चार्ज Q है, और इसका वोल्टेज मान लो B डैश है, चार्ज Q डैश है, तो जो इसका चार्ज Q डैश होगा बेटा वो NQ होगा, और जो इसका वोल्टेज B डैश होगा वो N के पावर 2/3 इंटू में तुम्हारा क्या होगा बच्चा, इंटू में तुम्हारा B होगा। ऐसे ये फार्मूला प्लीज याद कर लो, ठीक है ना, फायदा होगा तुम्हारा ना। अच्छा कहां से आया, सब मैं ड्राइव कर दूंगा कैपेसिटेंस वाले पार्ट में। ठीक है बेटा, तो समझो मुझे, बताओ तो बताओ बड़े का वोल्टेज क्या होगा, n के पावर 2/3 इंटू में तुम्हारा बाबू 200। n कितना है बच्चा, n सर n है मेरा, कितनी बूंदे हैं बाबू, 27 बूंदे हैं, तो 27 के पावर 2/3 और इंटू 200, तो 27 का मतलब 3 का पावर 3 और 2/3 200। बोल बेटा पावर पावर का मल्टीप्लाई, 3 3 कट गया, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 200, तो जवाब कितना बाबू, 1800 वोल्ट। कौन ऑप्शन है 1800 के आसपास, ए वाला। बाबू इसको 1800 वोल्ट देना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है ना। इसका जवाब तुम्हारा कितना बनेगा बेटा, 1800 वोल्ट।
पक्का बच्चा? ठीक है बेटा, बहुत सुंदर है बेटा, बहुत शानदार है। आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपसे कह रहा है कि 0.2 मीटर क्यूब आयतन, तुमको आयतन कितना दिया? 0.2 मीटर क्यूब। इसमें जो विभव है वो कितना है बेटा? सर विभव मिल गया 5 वोल्ट, तो वॉल्यूम तुमको दिया 0.2 मीटर क्यूब। हाँ बेटा सुनना, तुमको सवाल ने वॉल्यूम दे रखा है कितना? 0.2 मीटर क्यूब, और इसका जो तुम्हारा वोल्टेज है बेटा वो कितना है? 5 वोल्ट। वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल। तो पूछा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। हे बेटा ये बताओ कि सवाल ने कहा है कि विभव कैसा है? 5 वोल्ट ना, यानी ये कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। अगर विभव कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो dB बटा dr माइनस के साथ, और B तुम्हारा क्या है बच्चा? कांस्टेंट है। अगर B कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। यानी अगर वोल्टेज कांस्टेंट है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना बन जाएगा? 0। तो तुम यहां से लिख पाओगे कि सिंस वोल्टेज इज कांस्टेंट सो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना बनेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टर्म की ओर। इसमें मैं आपको बताऊंगा, कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है, तो P कितना दिया बेटा? 16 10 के पावर -9 कूलाम मीटर। अबे हे तुम लोग लगा नहीं रहे हो ना? लगाओ फिर आके, तो पहले तुम लोग खुद लगाओ, जल्दी से, जल्दी करना प्लीज। बाबू सुनना, तो कितना होगा? 16 10 की पावर -9 हो जाएगा। आपसे कहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट 0.6 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया बाबू? 0.6 मीटर की दूरी पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटिंग ऑन अ लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री। मतलब ये डाइपोल है बेटा, ये हो गया तुम्हारा P। यहां से बेटा R दूरी पर एक पॉइंट है जो यहां से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। और यहां पर पूछा है वोल्टेज। बोल बेटा, अभी क्या बताएं वो फार्मूला? KP cos थीटा पूरे के बटा R²। तो मुझे बता बच्चा, तो V बराबर सर K मतलब 9 10 के पावर 9, जहां पर P है बेटा, P मतलब 16 10 के पावर -9। अब cos थीटा मतलब cos 60 सर 1/2 होगा। R² मतलब 0.6 इंटू 0.6, ये यहाँ से काट दो। 16 9 जा होगा बेटा 144 अपान ये होगा 0.36। अरे यार अभी ऐसे नहीं काटेंगे बे, हटाओ। cos 60 कितना होगा बेटा? 1/2। तो ये कितना होगा बेटा काटोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 72, है ना? तो जवाब तुमको मिलेगा कितना? 72 अपान 0.6 इंटू 6 कितना लिखते हैं बाबू? 0.36। अब इसको हटाओगे तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा, 36 2 जा हो जाएगा 200। तो वोल्टेज कितना मिलेगा बेटा? 200 वोल्ट। तो जवाब होगा तुम्हारा कितना? 200 वोल्ट। इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बेटा, तो इसका जवाब तुमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये आपसे कह रहा है कि द डायग्राम्स बिलो शोज द फला फला फला। आपको बताना है कि किसी चार्ज को कहां पहुंचाना है। किसी धनात्मक आवेश को A से B तक ले जाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A टू B। तो बोल बेटा, जो वर्क डन होगा, अगर दो बिंदु हैं, एक बिंदु A एक बिंदु B बेटा, इसका वोल्टेज B1 इसका वोल्टेज B2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? B2 माइनस B1। किसी ने कहा भाई बताओ कितना काम होगा? तो काम होगा Q डेल्टा B। तो Q और डेल्टा B कितना होगा तुम्हारा? B2 माइनस B1। सही बात है बाबू। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा बाबू? B2 माइनस B1। तो वहां बताओ, यहां पर बोलो ये 40 वोल्ट है, ये 10 है, 40 में से 10 गया 30, पोटेंशियल डिफरेंस है 30। इसमें 40 10 पोटेंशियल डिफरेंस है 30, 40 10 पोटेंशियल डिफरेंस है 30,
40 10, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 30। तो चारों फिगर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चारों में एक ही आवेश को लेकर जाया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, आवेश सेम है, तो वर्क डन होता है Q डेल्टा बी। बेटा Q सेम है, डेल्टा बी सेम है, इसका मतलब W भी क्या होगा सेम, तो सब में सेम वर्क डन होगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, 4 केसेस वर्क डन इज द सेम। सभी केसेस में जो तुम्हारा वर्क डन होने वाला है बच्चा, वो कैसा होने वाला है बेटा, सेम होने वाला है। सारे केसेस में इक्वल काम किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाओ बच्चा। यहां से इसमें कह रहा है कि आपको वोल्टेज दिया है कितना, ये सवाल अच्छा है बेटा। वोल्टेज दिया है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। जब ऐसा कभी सवाल देगा और तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले तुम बाबू डेल बी बाई डेल एक्स निकाल दो। इसमें क्या करना है सर, इसमें तुम्हें x को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। तो यहां पर कांस्टेंट क्या है बेटा 6y और x का डिफरेंशिएशन 1। तो इसमें तो x का डिफरेंशिएशन 1, इसमें कांस्टेंट है तो 0 होगा डिफरेंशिएशन, पूरा कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0। तो जवाब कितना बचा 6y। अच्छा अगला बाबू डेल बी बाई डेल वाई निकालो। तो इसमें y वेरिएबल है तो 6x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2z और y का डिफरेंशिएशन 1। अब कौन अगर ये कर दिया सर जी 1 से 1 काट दें क्या, दांत चियारे 1 से 1 काट दे, ऐसे नहीं ना बेटा, पहले मल्टीप्लाई भी करना होगा पक्का ना, गलतियां ऐसी नहीं करेंगे। तो कितना होगा बच्चा बोल, तो ये होगा तुम्हारा 6x माइनस वाई प्लस तुम्हारा क्या होगा बेटा 2z। चलो डेल बी बाई डेल जेड क्या होगा, डेल बी बाई डेल जेड, तो ये होगा बेटा सर ये कांस्टेंट तो 0 डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट तो 0 डिफरेंशिएशन प्लस 2y कांस्टेंट, z का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना होगा बेटा 2y। और अब लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है कैसे, माइनस आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल बी बाई डेल जेड, ऐसे रखेंगे पक्का। तो रख दो बाबू, क्या होगा माइनस बोलो आई कैप के साथ क्या आएगा डेल बी बाई डेल एक्स, ये कितना मिला है 6y, तो ये होगा 6y साथ में आई कैप प्लस, अच्छा प्लस अभी मत लगाओ यार, हाँ उसके बाद ये क्या हो बाबू होगा डेल बी बाई डेल वाई, तो डेल बी बाई डेल वाई इतना होगा, कितना बड़ा खतरनाक नंबर मिला है 6x माइनस 1 प्लस 2z साथ में j कैप प्लस k कैप, डेल बी बाई डेल जेड क्या मिलेगा 2y, तो ये होगा तुम्हारा 2y, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किस बिंदु पर पूछा है 1 1 0 पर, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0 है ना बाबू, तो रखो वैल्यू, तो ये होगा माइनस 6 इंटू 1 तो 6i हो गया, ये बोलो बाबू 6 इंटू 1 तो ये होगा 6 माइनस 1 5, 2 इंटू 0 0 तो प्लस 5j और प्लस 2y, तो y का मतलब 1 तो प्लस 2k, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो इस सवाल का कौन सा ऑप्शन बन रहा है, पहला वाला। ऐसे सवाल ट्रेंडिंग में है तो हो सकता है कि आपके इस बार के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, तो आप मुझे जल्दी से बता दो भाई, आप मुझे जल्दी से बता दो। ये पॉइंट बेटा हिंदी में पूरा नहीं लिखा गया है, पॉइंट 111 है, बहुत ही आसान भाई, बेहद आसान है। देख ले बच्चा, मुश्किल से 40 से 50 सेकंड में सॉल्यूशन दे पाओगे। वोल्टेज कितना दिया बेटा, वोल्टेज 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। बोल बाबू डेल बी बाई डेल एक्स क्या होगा, तो 6x का होगा 1, 8yx का होगा 1, 8y 0, 6yz 0। क्यों, केवल x वेरिएबल है, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है। चलो डेल b बाई डेल y क्या होगा बच्चा, तो ये होगा y नहीं है तो 0, 8x कांस्टेंट ले लो, y का डिफरेंशिएशन 1
8 कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन 1, 6z कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन 1। चल बेटा डेल बी बाई डेल जेड बता दे बेटा, डेल बी बाई डेल जेड। तो कहे सर जेड है नहीं तो जीरो, जेड है नहीं तो जीरो, जेड है नहीं तो जीरो, तो 6y को कांस्टेंट ले लो, जेड का डिफरेंशिएशन 1। बोल दे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड या कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस आई कैप डेल बी बाई डेल एक्स प्लस बेटा जे कैप डेल बी बाई डेल वाई प्लस बाबू के कैप डेल बी बाई डेल जेड। आगे मुझे बताओ, तो ये होगा माइनस आई कैप बेटा, हे बेटा डेल बी बाई डेल एक्स कितना पाए हो 6 माइनस 8y, तो ब्रैकेट लिख दो बाबू 6 माइनस 8y प्लस जे कैप कितना बाबू, तो जे कैप माने y वाला ना, तो y पाए हो माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z, तो ये होगा माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z। अब प्लस बेटा के कैप लिख दो, तो जहां डेल बी बाई डेल जेड है वहां तुम क्या लिखोगे बाबू, सर ये होगा मेरा 6y। आगे बढ़ जाओ बेटा, तो ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब अगला सवाल, सर किस जगह पर पूछा है, तो पूछा है 1 1 1 पर, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो ये होगा कितना माइनस आई कैप, 6 में से 8 गया माइनस 2 क्योंकि y की वैल्यू 1 रखनी है, प्लस ये माइनस 8 प्लस 6, साथ में पाओगे जे कैप लिखा ही नहीं भाई, और प्लस के कैप 6 इंटू 1 तो 6 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या कितना बना बेटा माइनस 2 कैप, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा तुम्हारा 2 कैप, माइनस 16 और प्लस 6 माइनस 10, माइनस की मल्टीप्लाई आगे वाले की होगी तो प्लस 10 जे कैप, ये प्लस में है माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस 6 के कैप, तो ये होगा तुम्हारा फाइनल सा जवाब कितना 2 कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप। तुमसे पूछा है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा तुम्हारा अंडर रूट में पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, कितना होगा बेटा अंडर रूट में 140, तो 140 को क्या लिखा जाए बाबू, तो 140 को हम लिख सकते हैं कैसे बाबू 4 इंटू 35, 4 इंटू 35 ना, तो 4 होगा तुम्हारा 2 और 35 होगा अंडर रूट 35, तो जवाब कितना होगा बेटा कि ये तुम्हारा बन जा रहा है कितना बेटा 4 इंटू 35, तो ये होगा तुम्हारा 2 अंडर रूट में 35। अच्छा हे बाबू ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली, अब कहा है 2 कूलाम पर कितना फोर्स लगेगा, तो बेटा 2 कूलाम पर फोर्स लगता है QE, तो Q है 2 और E तुम्हारा कितना 2 रूट 35, तो बोल बेटा 2 कूलाम पर कितना फोर्स लगा 4 अंडर रूट 35 न्यूटन, तो जवाब मिला तुम्हारा डी वाला पक्का। तो इसके अलावा मैंने आपके लिए लगभग 8 से 9 सवाल इसी स्लाइड में कुछ प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, जिनको आप प्रीवियस कंसेप्ट को एनालाइज करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी डील डन कर सकते हो अपने इस कंसेप्ट से फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड आल्सो फॉर द CUT, जिससे आपको एग्जाम टाइम में बस वन लाइनर का रिवाइज करना होगा और एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन करना होगा। इसके बाद आप अपने एग्जाम में चाहे वो बोर्ड हो या CUT बेहतर कर पाओगे पक्का। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। लव यू ऑल बेटा।